हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जमकर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ पीजीटी सोशियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट क्लास सिस्टम, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। नाउ बिफोर वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द लेक्चर। वर्ग की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है सामाजिक संस्तरण। सामाजिक वर्ग सामान्य संस्तरणों, स्तरों या खंडों में पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ऊपर क्रम में उच्चतम वर्ग और उसके नीचे क्रम में निम्नतम वर्ग होते हैं। इस प्रकार समाज वर्गों में उतार चढ़ाव की संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है। मार्क्सवादी विचारक पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग और निर्धन वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दूसरा है वर्ग चेतना का समावेश। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों में चेतना पाई जाती है और वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनका पद और प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों की अपेक्षा उच्च या निम्न है। यही वर्ग चेतना वर्ग के सदस्यों के व्यवहार का निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाती है। ऊंच नीच की भावना। विभिन्न वर्गों के सदस्यों के बीच ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। उदाहरणार्थ, पूंजीपति वर्ग अपने को निर्धन वर्गों की अपेक्षा ऊंचा और श्रेष्ठ मानता है। इसी प्रकार निर्धन वर्ग पूंजीपति वर्ग को देखकर अपने को कमज़ोर और हीन समझते हैं और अपने को पूंजीपति वर्ग से नीचे समझते हैं। चौथा है वर्ग मुक्त व्यवस्था है। वर्ग की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वर्ग व्यवस्था एक खुली और मुक्त व्यवस्था है, अर्थात व्यक्ति अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार किसी भी वर्ग में मिल सकता है। उदाहरणार्थ, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति निम्न वर्ग का सदस्य होता है, किंतु उसकी लॉटरी खुल जाती है तो वो उच्च वर्ग में पहुंच सकता है। अतः स्पष्ट है कि वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है जिसे व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति के जन्म का किसी भी प्रकार से महत्व नहीं होता, वरन वर्ग की सदस्यता के लिए तो व्यक्ति की सामाजिकता, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थिति को आधार माना जाता है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति का जन्म अशिक्षित परिवार में हुआ, किंतु वह शिक्षा ग्रहण करके शिक्षित वर्ग की सदस्यता ले सकता है। अर्थात वर्ग में जन्म का बिल्कुल महत्व नहीं रहता। वर्ग व्यवस्था अस्थिर धारणा। वर्ग की यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी धारणा अस्थिर होती है, अर्थात वर्ग को बनवाने वाले आधारों में परिवर्तन होता रहता है। इसी के साथ साथ वर्ग व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। जो व्यक्ति आज अशिक्षित और अज्ञानी है, कुछ वर्षों में वह शिक्षित और ज्ञानी हो सकता है। स्पष्टतः वर्ग का आधार ही अस्थिर है। वर्ग भी अस्थिरता लिए रहते हैं। विभिन्न वर्गों में सामाजिक दूरी। प्रत्येक वर्ग के सदस्य अपने वर्ग के सदस्यों से घनिष्ठ और नज़दीकी संबंध बनाए रखते हैं और अपने वर्ग के प्रति प्रेम, सहयोग, सहानुभूति की भावना रखते हैं और दूसरे वर्ग के सदस्यों से औपचारिक और दूरी संबंध ही रखते हैं और अपने उत्सवों, त्योहारों, शादी विवाह में प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग के ही सदस्यों को बुलाता है और संपर्क रखता है। विभिन्न वर्गों के मध्य सामाजिक दूरी होती है। वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित। वर्ग व्यवस्था अधिकांशतः अर्जित परिस्थिति पर ही आधारित होती है। व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता से जो स्थिति अर्जित करता है वह स्थिति उसे वर्ग विशेष की सदस्यता प्रदान कराती है। परस्पर निर्भरता। समाज में पाए जाने वाले सभी वर्ग, चाहे वे किसी भी आधार पर निर्मित क्यों न हुए, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक होता है कि उसमें पारस्परिक निर्भरता बनी रहे। यदि वे वर्ग पूर्णतया स्वतंत्र हो जाएंगे तो सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाएगी। उदाहरण के लिए, एक शिक्षित वर्ग के सदस्यों का संबंध पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, अशिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग आदि सभी से होता है और वह सभी वर्गों पर निर्भर रहता है। इसी प्रकार सभी वर्ग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। संक्षेप में, वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता पारस्परिक निर्भरता है। उपवर्गों का निर्माण। वर्ग व्यवस्था में भी प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत अनेक उपवर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में,
प्रत्येक वर्ग में अनेक उपवर्ग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए श्रमिक वर्ग के अंतर्गत बीड़ी श्रमिकों का वर्ग, अगरबत्ती श्रमिकों का वर्ग, मजदूरी करने वाले श्रमिक का वर्ग, फैक्ट्रियों कारखानों में कार्यरत श्रमिकों का वर्ग, ये सभी श्रमिक वर्ग के उपवर्ग हैं। स्तरीकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक संस्करण के विभिन्न पक्षों को दृष्टिगत रखकर इसकी अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। टीबी बाटामोर का विचार है सामाजिक स्तरीकरण संबंधी सिद्धांतों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, द्वंद्वात्मक और प्रकारवादी। पहले सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कार्ल मार्क्स और दूसरे सिद्धांत को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय डेविस और मूर को जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण के संबंध में जो भी विचार हमारे सामने आए हैं उसे देखने से ऐसा लगता है कि समाज वैज्ञानिक मुख्य रूप से तीन प्रकार की विचारधारा में विश्वास करते हैं: प्रकारवादी विचारधारा, संघर्षवादी विचारधारा, संकलनवादी विचारधारा। मैक्स वेबर, ऑलिन राइट और फ्रैंक पार्किन को तीसरे प्रकार की विचारधारा के अंदर रखा जा सकता है, यानी संकलनवादी विचारधारा। प्रकारवादी विचारधारा, डेविस और मूरे का विचार। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की ज़रूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की ज़रूरतों की। सामाजिक स्तरीकरण की यह विचारधारा तीन मान्यताओं पर आधारित है। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां स्तरीकरण नहीं है। विभिन्न मानवशास्त्रियों के अध्ययनों से स्पष्ट पता चलता है प्रत्येक समाज में किसी न किसी तरह का स्तरीकरण अवश्य पाया जाता है। दूसरा, प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार के विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति और श्रेणी में गिरावट होती है वैसे वैसे प्रतिष्ठा में भी गिरावट होती है। किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से प्रतिष्ठित नहीं होता है। जो लोग समाज के सबसे ऊंचे पदों पर आसीन हैं उन्हें समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। इसकी तीसरी मान्यता है कि विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में भिन्नताएं हैं। उदाहरण स्वरूप, सरल समाजों में स्तरीकरण का आधार आम तौर पर उम्र और लिंग हुआ करता है, जबकि जटिल समाजों के अंतर्गत स्तरीकरण का आधार भी काफ़ी जटिल हुआ करता है, जैसे शिक्षा, व्यक्तिगत गुण, राजनीतिक हैसियत, संपत्ति। यहाँ डेविस और मूरे के सिद्धांत में स्तरीकरण ध्यान देने की है। पहला यह है कि स्तरीकरण एक विश्वव्यापी सामाजिक यथार्थ है और दूसरा यह है कि स्तरीकरण के आधार सभी समाजों के लिए समान नहीं है। अपने सिद्धांत के समर्थन में डेविस और मूरे ने विचार पेश किए हैं कि जो काफ़ी तर्कसंगत है और इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह एक दोष मुक्त विचारधारा है। डेविस मूरे ने तर्क दिया है कि किसी भी समाज में सभी व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते। समानता की अपनी एक सीमा होती है। समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। सामाजिक असमानता समाज के लिए नितांत आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्य के निष्पादन के लिए समान रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। हर एक कार्य के लिए अलग अलग पुरस्कार प्रोत्साहन होता है। जिस कार्य की समाज में सबसे अधिक आवश्यकता होती है उस कार्य के लिए समाज ज़्यादा पुरस्कार देता है। जैसे इंजीनियर मजदूर को बराबर मजदूरी नहीं दी जा सकती, उसी तरह टैक्सी चालक और हवाई जहाज़ के पायलट को बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता। हर किसी को यदि समाज में सभी कार्य के लिए समान मजदूरी इनाम मिले तो कोई भी व्यक्ति कठिन या जोखिम भरे कार्य को नहीं करेगा। सभी लोग आसान काम करने ही जीवन यापन करने के लिए अपने आप को पसंद करेंगे कि हम आसान से आसान काम करें। अब स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत को हम संक्षेप में समझते हैं कि समाज में कुछ पद तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसके लिए व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह सभी कार्यों को ठीक से कर सके। और समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं और समाज के मेधावी लोग ऐसे काम को तभी करेंगे जब उन्हें कुछ विशेष पारितोषिक दिया जाएगा, जैसे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह दी जाए।
प्रत्येक समाज में असमान पारितोषिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए तभी विभिन्न पदों को ठीक ढंग से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। डेविस और मूरे का यह दृष्टिकोण है कि समाज के लिए कुछ पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो कुछ कम। यह एक विवादपूर्ण तर्क है। ये तय करना काफ़ी कठिन काम है कि कौन सा काम सबसे अधिक और कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी काम की महत्ता के पीछे व्यक्ति निष्ठता का भाव छिपा है। ये तय करना बहुत ही कठिन काम है कि कूड़ा उठाने वालों का काम स्कूल शिक्षक की तुलना में कम महत्व का है, अतः उसे शिक्षक की तुलना में कम मजदूरी मिलनी चाहिए। उसी तरह से ये तय करना बहुत कठिन है कि एक रसोई घर का काम सिपाही की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। प्रकार्यवादी सिद्धांत में इस दोष की ओर सबसे पहले हमारा ध्यान मेलविल एंड टूमिन ने आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि समाज में किसी व्यक्ति की योग्यता और कुशलता को मापने के लिए केवल वस्तुनिष्ठ आधार नहीं। डेविस और मूरे का यह विचार भी सही नहीं है कि स्तरीकरण से समाज में व्यवस्था का या एकता कायम होती है। सत्य तो यह है कि स्तरीकरण के कारण स्वार्थी की टकराहट होती है, जिसके कारण समाज में वर्ग संघर्ष या जाति संघर्ष चलता रहता है। दलित पिछड़ा वर्ग आंदोलन और कृषक आंदोलन भारतीय संदर्भ में इसका उदाहरण है। बेंडिक्स और लिपसेट की पुस्तक क्लास स्टेटस एंड पावर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन कोऑपरेटिव पर्सपेक्टिव में स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत वृत्ताकार तर्क पर आधारित है। दूसरा जो विवेचन है वो है संघर्ष संबंधी विचारधारा, जिसको बोलते हैं मार्क्सवादी विवेचन। कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष की विचारधारा के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि आज तक अस्तित्व में रहे समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, अर्थात प्रत्येक काल में वर्ग रहे हैं और उनके बीच निरंतर संघर्ष रहा है। स्वतंत्र लोक व दास, कुलीन व कुलीन, सामंत और अर्ध किसान दास, अत्याचारी और पीड़ित, ये सभी वर्ग विभिन्न कालों में रहे हैं। मार्क्स के वर्ग का विचार समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता पर आधारित है। इसे समझने के लिए मार्क्स के द्वारा दिए गए उत्पादन के साधनों की अवधारणा को समझना पड़ेगा। औद्योगिक युग के पूर्व खेती और उससे जुड़े उपकरण उत्पादन के मुख्य साधन माने जाते थे। उस काल के समाज में कार्ल मार्क्स के अनुसार दो वर्ग थे, भूस्वामी वर्ग या अभिजात वर्ग तथा भद्र लोग या दास स्वामी, और दूसरा था उत्पादक वर्ग यानी कृषि दास और स्वतंत्र कृषक। सामंतवादी ग्रुप में यही दो वर्ग पाए जाते थे और इन्हीं दोनों के बीच स्वार्थों की टकराहट के कारण संघर्ष होता था। औद्योगिक युग में दो नए वर्गों का विकास हुआ, उद्योगपति या पूंजीपति और मजदूर वर्ग। इस विभाजन का भी आधार उत्पादन का साधन ही है। क्योंकि वर्ग का विभाजन शोषण पर आधारित होता है, इसीलिए इस अवस्था में भी स्वार्थों की टकराहट के कारण दो वर्गों के बीच अक्सर संघर्ष होता रहता है। मार्क्स ने एक तीसरे वर्ग की भी चर्चा की है, जिसे इन्होंने संक्रमणशील वर्ग ट्रांजिशनल क्लास कहा है। समाज जब एक ऐतिहासिक काल से दूसरे काल में प्रवेश करता है तब पिछले काल का कुछ अवशेष नए काल में पूर्ववत रह जाता है, पर ऐसा लंबे समय के लिए नहीं होता है। जैसे फ्रांस और स्पेन में जब समाज सामंती व्यवस्था से औद्योगिक व्यवस्था में प्रवेश किया, तब औद्योगिक काल में भी कुछ लोग सामंती व्यवस्था की तरह जागीरदारी प्रथा से जीवन यापन करते रहे। स्वाभाविक है कि समाज एक चरण से दूसरे चरण में जाने पर मौलिक रूप से नहीं बदलता है। कार्ल मार्क्स ने लोगों का ध्यान वर्ग विशेष के अंतर्गत पाए जाने वाले वर्ग संघर्ष की ओर भी आकृष्ट किया। एक ही वर्ग के अंतर्गत दो विरोधी किस्म के स्वार्थ समूह पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि उच्च वर्ग के अंतर्गत वित्तीय पूंजीपति और बैंकर्स और औद्योगिक उत्पादक के बीच संघर्ष पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार
छोटे और बड़े उद्योग धंधों के लोगों के बीच स्वार्थों की टकराहट होती है। मजदूर वर्ग के अंतर्गत भी स्थायी मजदूरों और दैनिक मजदूरों या बेरोजगार लोगों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष के इस विचार का विरोध करते हुए डॉरेंडॉर्फ ने कहा है कि वर्ग संघर्ष कभी भी पूरे समाज के स्तर पर नहीं होता है, बल्कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले छोटे छोटे समूहों के बीच होता है। दूसरे शब्दों में समझें तो तनाव और संघर्ष पूरे समाज की संरचना पर नहीं होती, बल्कि इस संरचना के भीतर पाए जाने वाले कुछ समूह के स्तर पर होता है। कार्ल मार्क्स ने केवल आर्थिक कारक को ही सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है, जबकि समाज में धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, प्रजाति, पेशा और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर भी स्तरीकरण पाया जाता है, जैसा कि मैक्स वेबर और अन्य समाजशास्त्रियों ने भी दलील दी है। मार्क्स की विचारधारा काफ़ी संकुचित है, क्योंकि मात्र वर्ग संघर्ष के आधार पर ही सामाजिक स्तरीकरण को नहीं समझा जा सकता है। मैक्स वेबर का सिद्धांत। बहुत सारे मार्क्सवाद के विरोधी समाजशास्त्री मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का एक विकल्प मानते हैं, लेकिन मैक्स वेबर ने भी मार्क्स के सभी विचारों का खंडन नहीं किया है। जैसे मार्क्स की तरह वेबर ने भी उस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्थिक आधार स्तरीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन इस विषय पर वेबर ने मार्क्स से थोड़ा आगे जाने का भी प्रयास किया है और इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता है। कोई व्यक्ति किसी वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुले बाजार में उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। किसी भी समाज में सभी सेवाओं का महत्व समान नहीं होता है, जैसे एक डॉक्टर और किरानी के सेवा का समान आर्थिक महत्व नहीं होता है। अतः यह कहना कि मात्र संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर वर्ग निर्धारण होता है, यह सही नहीं है। पुनः मैक्स वेबर ने कहा है कि संपत्ति के अलावा शक्ति और सम्मान के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल को शक्ति का स्रोत माना है, उसी तरह प्रतिष्ठा का स्रोत सामाजिक हैसियत है। कुछ समाजशास्त्रियों ने वेबर के द्वारा दल शब्द का प्रयोग करना गलत माना है। उनके अनुसार वेबर को पॉलिटिकल ब्लॉक और फैक्शंस जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। वेबर ने बताया है कि चूंकि दलों का संबंध शक्ति या सत्ता से है, इसलिए इसके आधार पर ही समाज में स्तरीकरण होता है। जैसे दलों का निर्माण कभी कभी जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म के आधार पर भी होता है, इसीलिए स्तरीकरण के निर्माण में इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम समाजों में सभी लोग समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। दलों के माध्यम से समाज में शक्ति का संचार या उपयोग होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति का समाज में राजनीतिक पकड़ या नियंत्रण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दल या सत्ता के आधार पर भी लोग समाज में श्रेणीबद्ध या स्तरीक होते हैं। वेबर ने कहा है कि सामाजिक हैसियत, दल और आर्थिक कारकों के बीच में एक अंतर संबंध है। ये तीनों मिलकर ही समाज में पाए जाने वाले सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करते हैं और इन तीनों का स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण का स्वरूप भी अलग अलग होता है। उनके अनुसार औद्योगिक समाज में आमतौर पर 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जैसे कि हार्लॉप्स ने लिखा है कि धनवाद उच्च वर्ग, धनहीन सफ़ेद पोष कर्मचारी, निम्न मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग। एरिक ऑलिन राइट ने कहा है, जो कि अमेरिकी समाजशास्त्री एरिक ऑलिन राइट मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर वर्ग पर एक अलग विचार देते हैं। इस विचारधारा में बहुत कुछ मैक्स वेबर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनका तर्क है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक स्रोतों पर नियंत्रण का स्वरूप 3 प्रकार से होता है। पहला है निवेश या मुद्रा पूंजी पर नियंत्रण, दूसरा है उत्पादन के भौतिक साधनों पर नियंत्रण जैसे कि भूमि, कारखाने और दफ्तर वगैरह, और तीसरा है मजदूर वर्ग पर नियंत्रण। फ्रैंक पार्किन ने कहा है, राइट के विपरीत पार्किन का विचार मैक्स वेबर से ज़्यादा और मार्क्स से कम प्रभावित हुआ प्रतीत होता है।
जिस हद तक वेबर ने मार्क्स के वर्ग संबंधी विचार को स्वीकार किया है, उस हद तक फ्रैंक पार्किन ने भी उस विचार का समर्थन किया है। वेबर की तरह मार्क्स के इस विचार का उन्होंने भी समर्थन किया है कि संपत्ति पर प्रभुत्व या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। पार्किन ने कहा है कि संपत्ति बहुत सारे कारकों में से एक कारक मात्र है। पार्किन ने अपने वर्ग संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक समापन की अवधारणा दिया है। उन्होंने कहा है कि मात्र संपत्ति के आधार पर ही हम दूसरे लोगों पर प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते, बल्कि प्रजाति, भाषा और धर्म के आधार पर भी समाज में सामाजिक समापन पैदा होता है। अर्थात इसके आधार पर हम समाज में अपना अधिक नियंत्रण ही नहीं रखते, बल्कि कुछ लोगों को विशेष प्रकार के अधिकारों या सुविधाओं से वंचित भी रखते हैं। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार या जीवन की सुविधा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका में प्रजाति के आधार पर गोरे लोग सामाजिक समापन का निर्माण करते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गोरे लोगों का समाज पर काले लोगों की तुलना में अधिक प्रभाव और नियंत्रण है। उन्हें बहुत तरह के अधिकारों या सुविधाओं से जानबूझकर वंचित रखा जाता है। अच्छी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने या किसी उच्च पदों पर पहुंचने का समान अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं है काले लोगों को। भारत में भी धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक समापन का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उच्च जातियों का दलितों और पिछड़ी जातियों की तुलना में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कुछ ज़्यादा ही प्रभाव रहा है। नौकरी प्राप्त करने या किसी सेवा में आगे बढ़ने के समुचित अवसर से उन्हें वंचित रखा जाता रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भी भारतीय विश्वविद्यालयों में 90% से भी ज़्यादा प्रोफेसर उच्च जाति के हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपत्ति के अलावा जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा के आधार पर भी समाज में वर्गों का या सामाजिक स्तरण का निर्माण होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉमटेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉमटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कॉमटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तुरंत आपके मोबाइल पे त्वरित गति से सूचनाएं प्राप्त होंगी। आप वहीं से मेरे वीडियोस को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। कंसर्न्ड लेक्चर्स में इम्पॉर्टेंट PDF अटैच किए जाते हैं जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में शो होंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से इम्पॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना ना भूलें। हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सुसज्जित नोट्स मैं संकलित करता हूं, उसका लाभ लें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार और प्रचार करें कॉमटेरिया का। यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क कॉमटेरिया इस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित PGT परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित GIC प्रवक्ता सोशियोलॉजी के सारे लेक्चर्स निरंतर अपलोड किए जा चुके हैं। अभी तक काफ़ी लेक्चर्स यहां पर अपलोड किए जा चुके हैं। कॉमटेरिया का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। कॉमटेरिया में समाजशास्त्र के अलावा CDP, झारखंड GK और इसके साथ ही साथ पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के और करंट अफेयर्स के बहुत ही रोचक लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। आगे भी अनवरत लेक्चर्स आते रहेंगे। कॉमटेरिया पे बने रहें। कॉमटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।